हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये आपके साइंस के क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और आपको पता है यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, खासकर साइंस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। बेसिक उसको जानना होता है कि भाई आपके पास कितने बेसिक नॉलेज हैं साइंस के, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हालांकि कभी कभार एक आध क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कॉन्सेप्चुअल दे देगा, लेकिन बेसिकली सारे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर भी हम आपको बेसिक टू एडवांस हर तरह के क्वेश्चंस करा देंगे, जिससे आपके पेपर में इसके बाहर आपके कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य विज्ञान की हम चर्चा करेंगे, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? कंकाल तंत्र का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? चीजों को ध्यान समझिएगा। कंकाल तंत्र की अगर हम बात करते हैं और बोला है इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है। कंकाल तंत्र की, कंकाल तंत्र है क्या? जैसे हमारा ये जो शरीर है, हमारा शरीर किसी न किसी एक ऐसा ढांचा होगा जिस पे टिका हुआ है, ठीक है। और ये वही कंकाल तंत्र है जिसमें भाई आपकी हड्डी हड्डियों से मिलके ही बनेगा, ठीक है। आपके जैसा देखा जाए, आपने नाम सुना होगा एक कि सर हमने एक सुना है कार्टिलेज होता है, एक होता है बोन होता है, ठीक है। विभिन्न तरह के नाम, आपने लिगामेंट सुना होगा, ठीक है। ये सब है क्या, ठीक है, ये भी चर्चा करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा। कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, मतलब आप बस इतना समझिए कि अगर हम इसकी चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये शरीर है वो एक ढांचे पे टिका हुआ है, और उसी ढांचे को हम कंकाल तंत्र कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी हड्डियों से मिल के बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र की जब भी बातें करते हैं तो हम इसमें हमेशा एक चीज पढ़ते हैं, 206 हड्डियों की बात जरूर करेंगे, ठीक है। 206 हड्डियों की बात जरूर करते हैं, बोन्स की बात जरूर करते हैं। हालांकि इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम बोले, एक बांटा गया है एक्सियल, जिसे हम अक्षीय कहते हैं। अब अक्षीय क्या होते हैं? अक्षीय का मतलब होता है बेटा ये जो बीच वाली आपकी हड्डियां हैं ये अक्षीय में आती हैं, ठीक है। इनकी संख्या होती है 80, ठीक है। अब दूसरा होता है अपेंडिक्यूलर। अपेंडिक्यूलर का मतलब होता है, ठीक है, अपेंडिक्यूलर का मतलब होता है उपांगीय। इसका मतलब होता है उपांगीय। उपांगी का मतलब जैसे हमारे ये हाथ हो गए जो इस एक्सियल से साइड साइड आप ये जो ये निकले हुए हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या होती है 126, ठीक है। ये हालांकि पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अब कंकाल प्रणाली की बात करें, कंकाल प्रणाली की बात की तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हड्डी के बारे में। और आपको पता है कि अगर हम पहला पॉइंट पढ़ें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये क्या आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है? जाहिर सी बात है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे दिल है, तो आपको पता है इसके ऊपर एक क्या है? आपके रिब केज है, पसलियां लगी हुई हैं, 12 जोड़ी जो पसलियां बनी हैं। तो ये क्या है, किसका हिस्सा है? ये आपके किसका? स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। तो भाई मेरे, तो याद रखिएगा ये तो है, ठीक है। अब अगर हम देखिए प्रोवाइडिंग शेप ऑफ द बॉडी, हमने अभी क्या बोला, हमारे शरीर का जो ढांचा है वो स्केलेटल सिस्टम की ही देन है, तो मतलब ये भी सर है, ठीक है। अब बचता है इन दोनों का। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लगा देते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन लगा देते हैं, और यही उनका गलत हो जाता है। ये भी होता है, ये भी होता है। अब कैसे, आप थोड़ा समझो। हड्डी की बात करते हैं, और हड्डियों में ही हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। देखो, पढ़ोगे डिटेल के साथ तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? हड्डी है मान लो, ठीक है। और आपको आपने सुना होगा हड्डी के जो बीच का भाग होता है ये, ठीक है, ये येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? यहाँ पे आरबीसी आपकी पाई जाती है, ठीक है, ये आरबीसी होती है। अब आपको पता है जो आरबीसी का काम होता है ये क्या, ये आपके जो आपके रेड बोन मैरो कह सकते हो, इसको आप लिख लो, ये येलो बोन मैरो है, ठीक है, पीला अस्थि मज्जा। और ये रेड बोन मैरो है जिसे कहते हैं हम लोग लाल अस्थि मज्जा। रेड बोन मैरो किसका कार्य करता है? ये आरबीसी का निर्माण करता है।
और जो येलो बोन मैरो है ये WBC और साथ ही साथ प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। तो भाई ये हुआ कि नहीं, ब्लड सेल फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, हो गया। तो बचा क्या, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो अच्छा, हार्मोन्स का प्रोडक्शन किसका कार्य होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे कहते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये कार्य होता है। तो ये क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन से निकल के आ गए, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 80 जो हड्डियां होती हैं, अब भाई अगर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा और पढ़ाते चले आपको। जो 80 हड्डियां होती हैं, इसमें देखो कई तरह से बटी होती हैं। जैसे आपके खोपड़ी की बात होती है, 29 हड्डियां होती हैं। सीने में कितनी होती हैं सर, 12 और गुणे 2, मतलब सर 24, और एक सीने में ये जो बीच वाली हड्डी होती है, यहाँ देखा होगा एक हड्डी ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे एक हड्डी बनी होती है, तो एक वो जिसे स्टर्नम कहते हैं। तो ये हो गई 25 हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी 26, आप अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सर ये तो हड्डी सिंपली हमारी 80 आ गई, ठीक है। और अगर अभी इनकी बात करेंगे 126 की, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, 6 मेखलाएँ होती हैं और 120 हड्डियां होती हैं। कहाँ कहाँ, 60 हाथ में होती हैं, मतलब एक हाथ में। तो ठीक है, अब देखो 60 क्या हुआ पूरे, ये हो गई 60, 30 और 30, ठीक है। और ये 60 कहाँ हो गई, पैर, क्या, एक पैर एक पैर, तो 60 60 120 और 6 मेखलाएँ। ये एक छोटा सा आउटलाइन है, ठीक है। तो कंकाल तंत्र याद रखिएगा। कंकाल तंत्र की अगर बात करें, एक ऐसा सिस्टम या ऐसे ऐसे अंगों का समूह जो एक प्रकार के कार्य करते हो, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो कंकाल की बात करते हैं, तो कंकाल की बात, अगर स्केलेटल की बात करेंगे, आपने देखा होगा जब हॉस्पिटल में आप जाते हो तो एक क्या, एक कंकाल दिखता है ना, हम उसी का दोषन कहते हैं ये कंकाल है। तो क्या है, वो हड्डियों का ही तो एक आपका स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ये गलत है, पूछा गया था ना, कार्य नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है। कैल्शियम की जब एब्जॉर्प्शन की बात होती है, तो आपने सुना होगा कि अरे भाई धूप में बैठ जाओ, ठीक है, इसी कम से कम तुम्हारे शरीर में विटामिन मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। और होता क्या है ना, जब हम सन की रोशनी जब आती है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम बनना शुरू हो जाता है। मतलब आप जो भी स्रोत खाए हो कैल्शियम के, ठीक है, ये नहीं कि सीधे आप ले लिए स्रोत, तो उससे क्या होगा, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बनने का। इसलिए बोला जाता है कि धूप में बैठना चाहिए। आप कैल्शियम खा लिए उससे नहीं मतलब है, थोड़ा सा लेकिन धूप आपको जब बैठोगे धूप में ना, तो शरीर की जो हमारी इनएक्टिव चीज़ें हैं वो एक्टिव होना शुरू कर देती है, ठीक है। फिर कहते हैं ना उसको एक्टिव कैल्शियम, फिर आपके शरीर में आने लगेगी, ठीक। तो इसलिए धूप जरूरी होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि, अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई कौन सा सहायक है कैल्शियम के लिए, तो सर विटामिन डी। अब देखो इसीलिए विटामिन डी को एक नाम बोला गया है, सनसाइन विटामिन, इसे नाम बोला गया है सनसाइन विटामिन बोला गया है। चलो चलो, अच्छा ये भी ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका अगर केमिकल नेम पूछ लेगा, तो इसे कहते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक आपके D2 और एक D3, ठीक है। अर्गो कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, फिर ये आपसे पूछा जाएगा। विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, क्या कहते हैं इसको, फाइलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। B12 को क्या कहते हैं, साइनो ओबाला, ठीक है, माइन के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ए को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसकी अगर कमी हो जाती है तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप रतौंधी कहते हो, ठीक है। दूसरा एक पूछा जाता है, कहते हैं ना कि भैया ड्राई आइस हो गई, तो जीरोफ्थेल्मिया के नाम से बोलते हैं इसे, ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था, इसे ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, कौन सी इनमें से है जो ऑक्सीजन को बाहर निकालने का कार्य करेगी। देखिए बहुत अच्छा है, देखिए ट्रांसपिरेशन नहीं सर, ट्रांसपिरेशन तो हमने तब देखा है जब पौधे थे
ठीक है, ट्रांसपिरेशन कब देखा? जब से सर पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर देखा होगा सर बूंद बूंद है, ठीक है, वही तो वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन है। तो ये नहीं हो जाए, ठीक है, काट दो इसको। रेस्पिरेशन सर ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और शरीर के भोजन को तोड़ रहे हैं, केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। जर्मिनेशन नहीं है तो सीड के साथ होगा। बचा क्या? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस देखो है क्या, देखो यहां से क्या निकला, CO2 आया, यहाँ से क्या जा रहा है, H2O जा रहा है, ठीक है। और ऊपर ये सन क्या कर रहा है, ये आपका सनलाइट दे रहा है। तो बेसिकली इसका एक रिएक्शन याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं प्लस 12H2O, तो 6CO2, सॉरी अब कहोगे कि सर ये कैसे ना, यही गलतियां होती हैं और पेपर में आपसे यही एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा गलत है, ऐसे भी दे देगा, ठीक है। जैसे अगर अब मैं बताऊं आपको, अब रेलवे का पेपर देख लो, रेलवे का पेपर का लेवल देख रहे हो कितना अलग है साइंस का, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर सेट करने वाले हो सकता है कि वो क्वेश्चन भी आप में डाल दें। तो इसीलिए मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। C6CO2 + 12H2O, अब क्या बनेगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6, ठीक है, +6O2 +6H2O। अब देखो, ठीक है, वाटर लगा, वाटर निकल रहा है, कोई इशू नहीं है। बात यह है कि निकल क्या रहा है, O2 ऑक्सीजन निकल रहा है, किसके? फोटोसिंथेसिस की वजह से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है, यहाँ पे एक चीज़ आपने गड़बड़ कर दी सर, H म्यू नहीं लिखे हम लोग सर, या फिर सर हमने सनलाइट नहीं लिखी। अब इसी सनलाइट को हम आपको समझाने जा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस सनलाइट से रिलेटेड। पूछा जाता है जैसे कि ये सनलाइट है, तो सनलाइट से सर ये रिएक्शन हो कैसे जा रहा है। देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है। अब आपको पता है ये क्वेश्चन में पूछा गया क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा मैग्नीज होता है, ठीक है। क्या होता है? मैंगनीज होता है, ठीक है। अब जो ये मैग्नीज होता है, ये क्या करता है, जो हमारे फोटोन होते हैं सनलाइट्स में, जो फोटोन आते हैं, ये फोटोन को क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्व करने का कार्य करता है, फोटोन को एब्जॉर्व करने का कार्य करता है, तभी तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कोई डाउट बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। चलिए बताइएगा, देखिए कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गलतियाँ जो हमसे छोटी मोटी पेपर में होती हैं, देखिए मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे क्या है कि आप कभी भी अगर कहीं भी फंसो तो मेरी बातें आपको याद रहें। आप कहोगे सर वो क्या था, कि मतलब हमेशा ध्यान देना कि जो ये आप यहाँ देख रहे हो फोटोसिंथेसिस सब पढ़े, लेकिन सर ये मैग्नीज, तो यहाँ बहुत बार गलतियाँ होती हैं, ये आपसे भी होंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम। तो अब आप याद रखिएगा कि सर, क्योंकि आपके ऑप्शन में हमेशा ये दो ऑप्शन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, हमेशा ये दो ऑप्शन आएंगे ही आएंगे, और आप गलती यहाँ पे करोगे, 100% करोगे। तो याद रखिएगा कि सर मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है भाई, आप ऐसे कहोगे ना कि सर आयरन होता है, ठीक है। मैं कहूँ अक्खा मायोग्लोबिन में तो कहोगे सर आयरन होता है, ठीक है। तो ये दो फिक्स है। अब याद रखिएगा कि मैग्नीज और मैग्नीशियम, आपके पेपर कभी आप देखोगे ना तो पहला ऑप्शन आएगा मैग्नीज, फिर आपको अगला मैग्नीशियम रहेगा, आप फट से मारोगे, ठीक। क्योंकि क्या होता है, जब साइन होता है, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखा लिखा मान लो अगर साइन भी मैंने दिया, इसको MN कहते हैं और इसको MG कहते हैं, तो हमारा पेपर में ऐसा माइंडसेट होता है कि हम तुरंत जो है पहले दिखा रहेगा मार के चले आएंगे, और यही आपको गलतियां नहीं करनी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने काट दिया, इसको दिमाग मत लाना, ठीक है। मैग्नीशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेगा कहाँ पे ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, आइए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से वाटर जा रहा है, ठीक है, लाइट एनर्जी आ रही है, तो ऑक्सीजन आपका बन। चलो, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टोटल एसआई यूनिट हमारी कितनी है, तो आप कहोगे सर 7। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारी हैं, अब एसआई यूनिट का मतलब है, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, टोटल जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हैं 7। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट हैं वो हैं 7। अब आप ये मत सोच लेना कि सर एसआई यूनिट ही 7 है। एसआई यूनिट तो एक आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक यूनिट है, जो कि आपके जैसे मैं अगर बोलूँ कि सर ये बताओ फोर्स का क्या है, तो आप यही तो कहोगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या कहोगे, हम और ए, भाई यही तो कहोगे भैया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर बताओ सर ये फोर्स की यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर फोर्स की बात है तो एम इंटू ए होता है। क्या कहोगे, अब इसको क्या कहोगे, फोर्स को सीधे आप कह दोगे न्यूटन, कह दोगे। अगर हम इसको बोले तो आप यही तो कहोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलोगे। तो इसी तरह से आपसे जो यूनिट्स भी पेपर में कोई पूछ दी जाती है। ठीक है, अब ये मत बताना, अब कहोगे कि सर ये बताओ सर मैं तो पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब मान लो अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ दूँ तो आप क्या बताओगे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये फार्मूला हमने कहीं पढ़ा था, सर क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में पढ़ा था क्या। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था या स्मॉल जी का पढ़ा था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सोचने पे मजबूर करेंगी, जैसे आइए दिखाते हैं। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, आपको मैं पूरा इतना इतना आपके दिमाग को निचोड़ दूंगा कि आप गलत करके ही नहीं आओगे कभी। अब देखो जी बराबर F r स्क्वायर और m1 m2 क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बना। तो आपसे कुछ भी कहीं से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किसी से भी कहीं भी यूनिट आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये हमेशा आप याद रखें। ठीक है, हमेशा आप याद रखिए चीज़। अच्छा, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अब आप कह रहे हो यार सर तो यार कितना घूम फिर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग को, कहते हैं ना जैसे स्नेहक लुब्रिकेंट दिमाग में जो है उसको बराबर लगाए रखना। ठीक, ठीक है, तो फंडामेंटल इकाई हमारे साथ है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो कई तरह की आती हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती हैं, तो उससे हमें भी नहीं लेना था, अभी हम सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स को लेना देना। लेकिन पूछा किसका गया, इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये सीधे याद रखिएगा ये होता है एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर का मतलब भाई हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये भी फॉर्मूला याद रख लीजिए। पूछ दिया जाता है कि करंट क्या होता है, करंट होता है कितने चार्ज आपके पर सेकेंड में फ्लो हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कुलाम पर सेकेंड हो जाएगा यूनिट। सारे यूनिट्स आप याद रखिए, जितने रिलेट निकल सकते हैं सब याद रखिए आप। ठीक है, तो देखो अब क्या है, जैसे हम वोल्ट की बात करें किसका है, तो आप कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ओम किसका होता है, तो आप कहोगे सर ये रजिस्टेंस का होता है, ये रजिस्टेंस का होता है। ठीक है, वॉट किसका होता है, पावर का होता है। तो अब देखो पावर भी दो तरह के होते हैं, एक हमारा डायोप्टर होता है, जब हमारा क्या है ना लेंस पावर लॉ ऑफ लेंस, तब डायोप्टर लगाना। ठीक है, सीधे बोलेगा तो वॉट लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपसे एक बोला जाएगा कि ठीक है भैया ये बताओ ये जो वॉट है, ठीक है, ये तो आप कहोगे सर पावर है। ठीक है, ठीक है सर हम समझ गए, ये एनर्जी है। ठीक है, आपको लगेगा सर ये एनर्जी है कि ये क्या है। अगर मान लो आपको मैं लिखूं, चलो आप ऐसे लिखो, मैं वॉट लिखा तो मैं वॉट को किलो वॉट लिख सकता हूँ, आप कहोगे हाँ सर आप लिख सकते हो। अगर मैं ही आपसे ये लिखूं किलो वॉट आवर, बहुत बड़ा अंतर आएगा। अब आपका दिमाग इसको आता होगा वो बता देगा जरूर। किलो वॉट और किलो वॉट आवर में अंतर क्या है पता है, किलो वॉट ये यूनिट किसकी है, ये पावर की है। और मतलब यूनिट का मतलब ये कह लो कि सर ये पावर को दर्शाता है। ठीक है, बेसिक यूनिट तो भाई आपकी वॉट है।
ठीक है। और इसका भैया 1000 से गुणा 1000 से आप क्या करोगे भाई, ये वॉट है, 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो वाट आ गई, ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ये हो गया आपका पावर। जैसे आपने सुना होगा कि हॉर्स पावर, 746 हॉर्स पावर सुने हो ना, ठीक है, तो वो पावर की बात चल रही है। किलो वाट आवर जैसे आएगी तो आपके घर का जो बिजली का बिल होता है, आप अपने घर में देखना, कभी बिजली का बिल आएगा तो उसमें लिखा रहता है कि भैया किलो वाट आवर में आता है, मतलब ये 1 यूनिट को 10 आता है किलो वाट आवर। कभी देखना 1 यूनिट को 10 आएगा, लिखा रहेगा आपके यहाँ एनर्जी कंजप्शन, इसको लिखा रहता है एनर्जी कंजप्शन। तो मतलब ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की है। सा दिमाग हिला होगा। ठीक है, अभी कितना, अभी तो चौथा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, मजा आया। तो आपको क्या क्या याद रखने हैं, जितने भी ये जो भी मेरे जुबान से निकले वो आप पूछ लो मुझसे, ठीक है, नहीं तो मैं तो खुद ही बता दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़े, एक बार हम देख लेते हैं फटाफट आपने क्या क्या पढ़ा, अभी आगे और पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। यहाँ ये याद रखना, मैग्नीज कभी नहीं होगा, हमेशा मैग्नीशियम होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़े, आ जाओ। बेटा, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे एटीपी का फॉर्मेशन कह दो आप, ठीक है, आप कहोगे सर एटीपी, एटीपी फॉर्मेशन, ऐसे याद रख लेना, एटीपी फॉर्मेशन। अब ये क्या है सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कहते हैं हम लोग करेंसी क्वाइन ऑफ सेल, मतलब कोशिका का जिसे कहते हैं ना करेंसी, जैसे कोई सामान लेना हो, आप पैसा देके सामान खरीदते हो, उसी तरह भैया ये करेंसी क्वाइन है, एटीपी को ही बजाओगे काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस, इसको कहोगे ब्रेन ऑफ सेल, मतलब अगर न्यूक्लियस नहीं है तो आपका सेल बेकार है, न्यूक्लियस नहीं है तो आपका सेल बेकार है। राइबोसोम, इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, वो कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। अच्छा, प्रोटीन चिपका कहाँ होता है, एक क्वेश्चन आता है, सॉरी पूछा जाता है, राइबोसोम चिपका कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, ये चिपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, आरईआर में, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्गी बॉडी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, या मदर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये मदर ऑफ सेल का मतलब शरीर में जहाँ भी जैसे प्रोटीन की कमी है, जैसे मैं लगातार ये बोल रहा हूँ, तो एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, तो हम भाई एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है, फैट कह रहे हैं, प्रोटीन कह रहे हैं, मिनरल्स कह रहे हैं, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन को क्या करता है, ये आपके पहुंचाने का काम करता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, मदर ऑफ सेल का काम करता है, देखभाल करने का कार्य करता है। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? जो मानव का रक्त होता है, वो आपका उसका पीएच क्या होता है कितना है? तो आप कहोगे सर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट आपका ये होता है, ये भी याद रखिएगा। कलर कैसा होता है? तो आप कहोगे सर रेड, हमने देखा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड पूछे तो रेड, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड पूछे तो आप कहोगे सर पर्पल बोलोगे, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें आपके CO2 की मात्रा ज़्यादा हो। अच्छा, अब यहाँ पे तो आंसर आपका हो गया मान लो 7.4, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रकृति पूछी जाती है, तो आप कहोगे एल्कलाइन, आप कहोगे ये क्या सर, मतलब आपका हल्का क्षारीय कहते हैं, ठीक है, हल्का क्षारीय का मतलब स्लाइटली बेसिक, ठीक है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर, हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि आपको पता है 0 से 14 स्केल में 7 के जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ, तो ये बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है, तो हल्का सा ही बेसिक हो जाता है। ठीक है, आइए, विच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन ओ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो आप जवाब दीजिए, तब तक मैं बाकी काम एक्सप्लेनेशन करते हैं। विटामिन ई, जिसे हम कहते हैं रेटी, विटामिन बी, अब देखो ये 8 विटामिन इसके अंतर्गत आते हैं, जिसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इसको कहते हैं हम लोग क्या, थायमीन। B2 को राइबोफ्लोविन, आपके नियासिन या निकोटिनामाइड, पेंटोथेनिक एसिड, आपके पैरिडॉक्सिन, बायोटीन, आपके B9 को
B9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। और आपके B12 को साइनोकोबालामीन। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ो, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, आंसर बता दो फट से, तो आप कहोगे सर विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जान रहे थे। अच्छा, विटामिन सी के बारे में पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी एक खासियत जान लो विटामिन सी की। एक कार्ल लीनियस पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया कि ये आपके, कहते हैं ना, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, कैंसर तक के इलाज में ये फायदेमंद है विटामिन सी। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड ये पूछा जाता है, गलती मत कर देना, सिट्रिक एसिड मत लगा देना। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, विटामिन सी कहाँ पाया जाएगा भैया? खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? आपको पता है, पैथोजेंस में आपके वायरस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नाम आपने काफ़ी सुने होंगे। ठीक है, ये वायरस हो गया सर, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आपके वॉर्म्स हो गए। ठीक है, अब बताइए, वायरस कौन से रोग वायरस के कारण होता है? आइए देखते हैं। टीबी तो मेरे भाई बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, सबके नाम भी लिख देते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, नाम लिख दे क्या? चलो आओ, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, आइए, फिर कॉलेरा, वाइब्रियो कॉलेरी। तीसरा टाइफाइड, सैल्मोनेला, ये नाम याद रख लेना, पूछा जाता है, टाइफी। अब बचा क्या? पोलियो, पोलियोमेलाइटिस, पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण आपको देखने को मिलता है। इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक एड्स का पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विषाणु रोग है, विषाणु रोग नहीं है, तो याद रखना एड्स भी आपके विषाणु से जनित रोग है। ठीक है। या कौन सा अंग शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपने पता है, चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th में, याद है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके बारे में आप पढ़ते हो? हमेशा दिमाग के बारे में। आपने हमेशा एक चीज़ पढ़ी होगी कि ये जो आपके दिमाग की हम बातें करते हैं, आपने देखा होगा, ये जो आपका दिमाग है, ये दिमाग तो आपका है ही, साथ ही साथ ये वाला भी हिस्सा आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, खासकर अगर जब भी हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ये दो से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर ये हिस्सा आपका बना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो भाई अगर हम इसकी बात करते हैं, तो सर ये पहले तो आंसर आप ले लीजिए, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को हम कितने भागे बांटते हैं? 3 भागे बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो आगे वाला होता है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। उसमें भी जो आपका सेरिब्रम होता है, वो लगभग 70% आपके फोर ब्रेन का होता है, ये याद रखिएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। लंग्स आपको पता है क्या करता है? भाई O2 आता है और CO2 बाहर फेंकता है। चलिए ठीक है सर। लीवर की बात करते हैं। लीवर आपको पता है एक ऐसा अंग है जो बहुत तेज रिकवर करता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और लीवर की अगर हम खासियत बताएं, भाई ये फैट स्टोर करता है। ठीक है, फैट स्टोर करते करते भाई एक ऐसा समय आता है, पहले देखिए, आप जैसे मान लीजिए चीनी खाते हो। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। आप जैसे चीनी खाते हो, ठीक है, अब चीनी जब आप खाते हो तो चीनी खाने पे क्या होता है, जैसे आपने चीनी खा लिया, अब धीरे धीरे ग्लूकोज बनाया तो एनर्जी दे रहा है, अब आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हो, ना दौड़ रहे हो ना कुछ कर रहे हो। जब आप दौड़ नहीं रहे हो ना, तब वहाँ पे दिक्कत है। अब ये लीवर में आपकी स्टोर होता जाएगा, वही कहते हैं फैटी लीवर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, हार्ट का काम सभी को पता है, हार्ट का काम है पंप करना, हार्ट का काम है पंप करना। ठीक है, भाई लोग कहते हैं ना कि यार मेरा दिल टूट गया, ये कर दिया, अरे ना ना, दिल का बेटा एक काम है, ब्लड को पंप करना, सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, आइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा है कौन सा स्रोत है जो अक्षय नहीं है। अब अक्षय का मतलब क्या है, ऐसा कौन सा स्रोत है जो अक्षय नहीं है। आप कहोगे सर अक्षय नहीं है क्या मतलब हो गया इसका। अक्षय नहीं का मतलब बेटा होता है कि जिसे हम रिन्यू न कर सके। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आप सीधे देख के लगाओगे। देखो सन एनर्जी आप उसको रिन्यू करते रहो, यूज करते रहो, तभी तो आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, सोलर सेल्स लगा रहे हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है कि सर सोलर सेल्स किसके बने होते हैं, बताओ सोलर सेल्स किसके बने होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है सेमी कंडक्टर्स के बने होंगे। सर सिलिकॉन तो होगा, हाँ सर सिलिकॉन जरूर होगा। ठीक है चलिए, अब ये तो हो गया आपके भाई सोलर एनर्जी किसी से इस्तेमाल करो। मालूम नदियाँ हैं, उसे देखो बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं। ठीक है क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होंगे, वो तो चलते रहेंगे, रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है ग्लेशियर्स है। ठीक है आइए उससे क्या है धीरे 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 धीरे। तो अभी देखिए हाइड्रो पावर सर ये है। विंड एनर्जी भैया हवा थोड़ी ना खत्म कर दोगे, हवा से देखो ना बड़े बड़े टरबाइन लगाए गए हैं। ठीक है टरबाइन लगाए गए क्यों, क्योंकि वो एक अक्षय स्रोत है, वो आपके चलता चला जाएगा। ठीक है उसी तरह सोलर एनर्जी, तो आंसर क्या बचा, कोल एक समय के बाद खत्म हो किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से सेडिमेंट्स ही तो है, या आप इसको यूज कर फॉसिल्स ही हैं, धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस दोहन कर दोगे तो। ठीक आओ, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी अधातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, कौन सी अधातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पे बोले तो वो द्रव अवस्था में होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। देखो आओ, अगर हम बात करें मेटल्स की तो ये ले लो मेटल, ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन आपसे पूछा गया नॉन मेटल तो ब्रोमीन, ये याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, आयरन पूछा जाता है आपके जो ब्लड में होता है आयरन, खासकर ऐसे लिख लो हीमोग्लोबिन में। ठीक है वो किस फॉर्म में होता है, तो याद रखिएगा Fe2+ में होता है, फेरस के फॉर्म में ये पूछा जाता है। यहाँ गलती करते हैं बच्चे Fe3+ लगा देते हैं। ठीक है जिंक, भाई जिंक की मदद से ही आप इंसुलिन बना पाओगे, वही इंसुलिन जिससे आप शुगर कंट्रोल करते हो, वो जिंक की मदद से ही बनेगा। ठीक है और जिंक, भाई जिंक का अगर किसी भैया रस्टिंग से बचाना है तो जिंक की कोटिंग करनी पड़ेगी, जिसे आप कहते हो गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है तो ये याद रखिएगा। अच्छा अगर एक मरकरी से क्वेश्चन एक आता है, अगर इसी मरकरी को हम मेटल के साथ जोड़ दें, मरकरी को मेटल के साथ जोड़ दें तो ये फॉर्म करता है एमलगम। और आप देखना कभी मरकरी को मेटल के साथ जब आप जोड़ते हो ना, एमलगम बनाते हो, दांतों में उसकी फिलिंग भी कराते हो, इसी एमलगम की फिलिंग कराते हो। ठीक है कोई दिक्कत, चलिए आ जाओ इधर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा है। मैंने आपसे ये पूछा है कि ये अगर रूट्स हैं, ठीक है ये आपके रूट्स हैं, रूट्स से लीव्स की तरफ पानी को कौन लेके जाता है, क्वेश्चन को समझो, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन लेके जाता है, बताइए। बताओ ठीक है आ जाओ देखो, अगर हम बात करें पत्तियों तक पानी पहुंचाता है, समझो चीजों को, जाइलम का काम होता है बेटा वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने का, वाटर एंड मिनरल्स, तो आप हमेशा ये तो दिमाग में बैठा लेना। ठीक है फ्लोएम का काम होता है फूड और न्यूट्रिएंट्स, भाई सिंपल हो गया। पानी की बात पूछा था, कैम्बियम, कैम्बियम जो रिंग होती है ना, इससे हम क्या करते हैं, आयु ज्ञात करते हैं, पौधों की जो आयु होती है, छल्ले होते हैं, उनसे हम इनकी आयु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है आइए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मतलब जो नेचुरल गैस होती है, तो याद रखिएगा जब भी नेचुरल गैस की बात करते हैं तो लगभग 70 से 90%, कहीं कहीं आपको 94% भी दिख जाएगा डाटा,
लेकिन आप इतना याद रखिएगा मैक्सिमम 70 से 90% के बीच में आपकी मीथेन होती है। मीथेन का मतलब बेटा इसे हम कहते हैं मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, दलदली गैस के नाम से भी जानी जाती है। दलदल से, धान के खेत से, दीमक जहाँ लगते हैं वहाँ से, ठीक है, गाय पशुओं के जुगाली से, ये गोबर गैस, ये सब आपके यहाँ से ये निकलते हैं मीथेन गैस। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ब्यूटेन और प्रोपेन की बात है, आपको याद होगा ब्यूटेन प्रोपेन आप यहाँ पे एलपीजी में यूज़ करते हो, एलपीजी में आप यूज़ करते हो अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अच्छा, इथेन तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है सर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ याद आ रहा है सर, इथेन से एक चीज़ और याद आ रहा है। इथेन को अगर लंबा जोड़ दो, लंबा जोड़ दो, लंबा जोड़ दो, क्या बनेगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन बनता है, जो पॉलीथीन वो इसी से तो बन रहा है। अच्छा सर, अगर मैं इसको अल्कोहलिक फॉर्म में चेंज करूं तो? बिल्कुल कर लो भाई, अल्को तो इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? आप कहोगे सर ये होती है यही जो शराब होती है। ठीक है, लेकिन अगर मीथेनॉल में हम बताएं, तो अगर हम बोले कि सर ये जो मीथेनॉल होता है वो, तो ये होती है जहरीली शराब, जिसे आपने देखा होगा लोग पी के क्या होता है, गांव में मर जाते हैं। ठीक है, ये होती है जहरीली शराब। अगर नहीं मरते हैं तो उनकी आंख अंधे हो जाते हैं, मतलब कोई ना कोई डिसेबिलिटीज फिर आ जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं मीथेनॉल। ये कैसे बना? आपके मीथेन में आप अल्कोहलिक ग्रुप को ऐड कर दिए तो हो गया, जैसे नहीं देखिए लोग अपने से बनाना शुरू करते हैं, तो इथेनॉल ना बन के वो मीथेनॉल बन जाता है, जिससे वो क्या होता है, जहरीली शराब बन जाती है। ठीक है, आइए। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? तो अभी मैंने नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताया। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें होता क्या है कि आप जब विटामिन ए की कमी करते हो ना, तो जो आपकी ऑप्सिन प्रोटीन होती है, ये रोडॉप्सिन नहीं बनने देती। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्सिन प्रोटीन क्या होती है? ये होती है आपकी किस में, कोन सेल में, मतलब जो कलरफुल, और ये होती है रॉड सेल में, जो रात में देखने के लिए होती है। तो यही ऑप्सिन प्रोटीन कन्वर्ट होती है रोडॉप्सिन में। लेकिन जब इसको आप विटामिन ए नहीं देते हैं, तो आपकी ये कन्वर्ट नहीं होती है, और बेसिकली यही इशू आता है। मतलब विटामिन ए एक तरह से एंजाइम का काम करती है, जो ऑप्सिन प्रोटीन को रोडॉप्सिन में कन्वर्ट करती है। तो विटामिन ए इसका क्या हुआ, विटामिन ए इसको आप अगर नहीं दोगे तो एंजाइम का काम नहीं करेगी, और ये प्रोटीन इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं कि ये रतौंधी हो जाती है। और हाँ, विटामिन ए की कमी से ड्राई आइस हो जाती है, देखा होगा आंखों में जो है, फिर एक लुब्रिकेंट डालने को डॉक्टर देता है। ठीक है, फ्रेश टीयर्स ऐसे करके कई नहीं दबाती है, वो देते हैं। ठीक है, इसके इसके कारण विटामिन बी बता दिया, बी कॉम्प्लेक्स, एस्कॉर्बिक एसिड, किस एंजाइम विटामिन, कैल्सिफेरॉल। विच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन? इंसुलिन आपके कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो आइए समझते हैं। मान लीजिए ये आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन, एक होते हैं एक्सोक्राइन। आंसर तो आप सीधे लगा दो कि पेनक्रियाज होता है। ठीक है, अब जो एंडोक्राइन होता है, इसमें एक जगह होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। ठीक है, लैंगरहेंस की द्वीपिका। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, लैंगरहेंस की द्वीपिका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके तीन कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। ये पूछा जाता है यहाँ से क्या निकलता है, आपके इंसुलिन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे, आप कहोगे सर सबसे छोटी, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। अगर हम बात करें, देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ऑप्शन में पीनियल दिया हो, पीनियल होता है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, चावल के दाने इतना, तो हम क्या करते हैं, अगर ऑप्शन में पीनियल नहीं होता है तो हम पिट्यूटरिक हो जाते हैं। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो इसे हम कहेंगे दूसरी, इसको दूसरी लिख दो, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। कौन सा? अंतःस्रावी, अंतः जरूर लिखना, एंडोक्राइन, एक्सो मत लिख देना, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। लेकिन अगर हम यही आपसे बोले कि भैया एक बात बताओ, पीनियल क्या है? ये है सबसे छोटी।
ये याद रखना, ये सबसे छोटी। अच्छा ठीक है, अगर हम बोले कि ठीक है भैया तो बताओ, सबसे छोटी तो हो गई बात, तो सबसे बड़ी कौन सी है एंडोक्राइन में? सर थायराइड, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, जो कि क्या निकालती है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है आपकी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो थायराइड ग्लैंड में ही अगर जो खराबी आती है तो क्या होता है? गंडमाला डिजीज, ग्वाइटर देखने को मिलता है इसी थायराइड में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? अधिवृक्क ग्रंथि। ये वही ग्रंथि है जो, याद होगा आपके, एक हार्मोन होता है इपिनेफ्रिन, जिसे ऐसे कह लो, छोड़ो इपिनेफ्रिन मत याद रखो तुम ये एड्रिनलिन याद रखो, जिसे लड़ो, याद है ना, फियर फाइट एंड फ्लाइट, 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वो यहीं से निकलती है, एड्रिनल से निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपसे बार बार पूछी जाएंगी पेपर में, ठीक है, घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन आपके बनतेंगे ही बनेंगे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और शब्द बोलते हैं, इसे कहते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड, इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से इसे हम जानते हैं, इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, रक्त के कौन से कण थक्का बनाने में मदद करते हैं, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जैसे मान लो आपको यहाँ पे चोट लगी, खून निकल रहा है, कुछ देर बाद वो रुक जाता होगा, वो किसकी मदद से रुकता है? तो यहाँ कुछ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एलिमेंट में आपके कैल्शियम जरूरी है, विटामिन में ये विटामिन आपका जरूरी है, और ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स जरूरी है, याद रखिएगा। जब ये रक्त जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की वजह, इसलिए देखा होगा डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, कमी होने से क्या होता है, ब्लड पानी हो जाता है, बोलता है डॉक्टर ना इनका खून पानी हो गया है, तो देखो कहीं से कान से निकल जाएगा, नाक से निकलने लगता है, वो इसीलिए कि ब्लड पानी हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू में, कभी देखना आप। ठीक है, हो गया ये प्लेटलेट्स की कहानी। अब यहाँ बात आती है कि एक और, जैसे रक्त का थक्का ही न बने, इससे संबंधित एक बीमारी है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, इसमें इसमें थक्का ही नहीं बनता, इसमें थक्का ही नहीं बनता भैया, इसमें ब्लड फ्लो होता चला जाएगा, ब्लड रुक बनना रुकेगा ही नहीं, मतलब बंद जो कहते हैं ना, बंद होगा ही नहीं, कहता चला जाएगा ब्लड। क्यों? क्योंकि इसमें आपके एक्स फैक्टर कहते हैं, जिसे ऐसे कह लो, क्रिसमस फैक्टर जो है इसमें नहीं होता। ठीक है, फैक्टर 9 कह दो आप, फैक्टर 9 कह दो, क्रिसमस फैक्टर कह दो। अच्छा एक चीज़ और, ये बीमारी हुई किस में थी? इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं इसे। अच्छा प्लाज्मा, प्लाज्मा एक तो आप देखे होंगे कि सर चौथा स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे किससे संबंधित है ये प्लाज्मा? यहाँ पे आपके ब्लड, 55% के आसपास आपके ब्लड में, ठीक है, आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। इसका पीला रंग होता है बिलीरुबिन के कारण होता है, इसी के अंदर आपके आयंस होते हैं, ठीक है, इसी के अंदर आपके सॉल्ट्स होते हैं, ये सब वाटर होते हैं, ठीक है, ये इसी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ठीक है, आइए। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? सबसे आसान, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, बताइए क्या होगा, बताइए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। चलिए, सिंपल है, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जिसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो NaCl इसका सही जवाब हो गया, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज आपका धावन सोडा कह सकते हो आप। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम बाई कार्बोनेट कह दें तो आप कहोगे खाने वाला सोडा कहोगे। ठीक है, तो आपके तरह तरह के क्वेश्चन, तरह तरह के आंसर। ठीक है, Na2CO3, और एक आपने सुना होगा NaSCO, जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा आप यूज़ करते हो वो यही होता है। ठीक है, धावन सोडा आपको ये देखने को मिलेगा, Na2CO3। दिक्कत आ रहा है मजा? चलो, पौधों में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? अभी मैंने आपको याद है थोड़ी देर पहले बताया था कि जो, अब वही, अब यहाँ वो गलती मत करना,
सर मैग्नीज, नाना, मैग्नीशियम। जो आपके क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होते हैं, मैं सिंबल भी लिख दे रहा हूँ, मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब सनलाइट, जो सनलाइट के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, एच म्यू, इन्हीं को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस कराने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए। जल का हिमांक जमने का तापमान सेल्सियस में क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान है लेकिन पूछा जरूर जाता है। अगर यहाँ हल्की सी भी गलती करते हैं तो आप फंस जाते हैं। देखिए, एक फार्मूला याद रखिए, C/5 इज इक्वल टू F-32 ये एक फार्मूला आपको याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है सर, देखो, जमने का तापमान आपको पता है, जमना मतलब C बराबर 0 डिग्री हो गया, तो ये 0 कर दो, 0 कर दिए। अब समझो आप खुद, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सब क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। F-32, F बराबर 32 डिग्री सेल्सियस, अब सेल्सियस नहीं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो अंतर क्या हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें पूछा क्या जाता है, कभी कभी एग्जैक्ट फिगर पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जैक्ट फिगर जब पूछा जाता है ना, एक बार इसी तरह आपके पीसीएस से पूछ दिया गया था, ये यूपी पीसीएस में, मतलब एकदम बारीकी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से भी आपको प्रिपेयर रहना है कि भाई कोई भी पेपर दो तो होना चाहिए। ठीक, चलो। अच्छा, 100 डिग्री क्या होता है, आप कहोगे सर? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है सर ये। अच्छा, अब अगर इसको लिखो आप तो कैसे बना सकते हो, फॉरेन हाउट में निकाल दो, कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है कि सर यहाँ 100/5, मैं कह रहा हूँ 20 गुणे 180 बराबर F-32, F बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपसे कुछ भी कैसे भी पूछे, आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, 20वां क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कभी आप ये महसूस किए होंगे, जब आप धूप से आइए और अंधेरे वाले रूम में घुसिए आप, या घर में घुसिए, तो अंधेरा दिखेगा, क्यों? क्योंकि आप धूप में थे तो आपकी जो प्यूपिल थी, जो छोटी सी देखोगे आगे, एक होती है ना पुतली से भी नींदा छोटी सी एक, वो क्या थी, धूप में थे तो कम थी, क्योंकि इसका काम होता है लाइट एंटरिंग बैलेंस करना। इसका काम क्या होता है, चल लिखा तो है, नियंत्रित करता है ना, किसको, प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, जो लाइट की एंट्री होती है उसको बैलेंस करता है। तो समझना, आप बाहर में थे, जब आप बाहर थे धूप में थे तो पुतली छोटी हो गई, मतलब पुतली के अंदर वाला हिस्सा छोटा हो गया, क्या हुआ उसे, जिसे प्यूपिल कहते हैं आप, उससे लाइट प्रॉपर एंटर हो रही थी। जैसे आप अंधेरे में आए, उसको बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 ना, तो अब क्या हुआ, अंधेरे में आए तो उसको प्रॉपर लाइट चाहिए, तो प्यूपिल अपने आप क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो लाइट एंट्री कौन देख रहा है, प्यूपिल देख रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है, रेटिना क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन करता है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, याद रखिएगा। कॉर्निया, ये आप डोनेट करते हो। आइरिस क्या होता है, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कलर मतलब जैसे किसी की ब्राउन आइज होती है, किसी की ब्लू होती है। ठीक है, तो कहते हैं ना भाई, गाना भी सुना होगा, तो सब ब्राउन ब्लू, ये जो कलर के आई कलर होते हैं वो आइरिस के कलर होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के आपके प्रश्न, आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी क्लास, समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मजे में रहिए, खूब खुश रहिए एंड